खुशामदीद। आप तकरीरी मुकाबला देख रहे हैं हमारी आज की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन में, जो कि हर रोज़ आप शाम 3 बजे से लेकर इफ्तार तक के वक्त देखते हैं और A+ की खुसूसी काविश इस माह मुबारक में। तकरीरी मुकाबले में आज मौजू है बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। जजेज़ हैं जवाद अहमद और हमारे मुफ्ती ताहिर तबस्सुम साहब, जो तीसरे मुकर्रर तशरीफ़ ला रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से इनका ताल्लुक़ है। डस्का से आज तशरीफ़ लाए हैं अबू बकर ज़हीर जनाब। जी प्लीज़, आप बोलेंगे तो टाइम शुरू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर अली वकार, मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैं आज आपका कीमती वक्त किसी रवायती शोला बयानी की नज़र नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ज़हन रसा किसी रियासती मरवजा बयानिए को मानने से इनकारी है। मेरी ज़ुबान किसी नगमाए अज़मत रफ्ता को गुनगुनाती हुई अपने हाल पर थूक नहीं सकती। मेरे होंठों पर अज़ल से रुस्वा इंसानियत की नस्लों का लातादाद नोहा है कि ये नोहा आज उस माँ के नाम कि जिसके बेटे को भरे बाजार चोरी के इल्जाम में जिंदा जला दिया जाता है और अरबाबे आला के कान में जू नहीं रेंगती कि बोल के लब आजाद है तेरे, कि गुजरात में 6 साला बच्चे को प्रोटोकॉल की गाड़ियों ने अपने टायरों तले रोंद दिया और उसकी आहो पुकार सुनने वाला कोई नहीं। आली वकार, उठिए और मातम कीजिए इन 73 बरसों पर कि हमें इस्लामी फलाही रियासत के नाम पर इस्तेमाल किया गया और बाद में हमारी लगामें थामने वाले मीर जाफर और मीर सादिक के ऐसे पैरोकार हैं कि जिन्होंने नस्ल दर नस्ल दरबारे फिरंग के कुत्ते नहलाए। अली वकार, हम सारा दिन इन जालिम फटेरों और जागीरदारों के खिलाफ तकरीरें तो करते हैं, मगर रात के घटातोप अंधेरे में तकिए में सर देकर वही जालिम वडेरा और जागीरदार बनने के ख्वाब भी देखते हैं। कामाग्यार की बेड़ियां अपने हाथों में पहने, पैरों में जकड़े ये नारे लगाने पर मजबूर हैं। क्या दुनिया के खरीदारों, बताओ क्या खरीदोगे? मेरी इज्जत या आजादी, बताओ मुझसे क्या लोगे? ये भूखे कौम के बच्चे मैं सस्ते दाम बेचूंगा, खनकते चंद सिक्कों पर मैं इनके नाम बेचूंगा। ये बेटी आफिया जैसी ये दे दो कासियों को भी, ये बूढ़े बच्चे ले जाओ जवान दासियों को भी। मैं एक गद्दार रहबर हूं जो सारा मुल्क बेचेगा। ऐ दुनिया के खरीदारों, बताओ क्या खरीदोगे? वाह, कुछ ज्यादा ही आपने जो है ना हकीकत पसंदी से काम लिया, विच इज़ वेरी गुड। अनम बाबू खान हमारी अगले मुकर्ररा जो कि तशरीफ़ लाएंगी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लाहौर से। जनाब, आपका जब आप बोलना शुरू करेंगे वक्त ऑटोमेटिकली आपका शुरू हो जाएगा। जी। कैसे बोलूं सदर आली वकार, हमारे लबों पर खामोशी के ऐसे ताले लगा दिए गए हैं कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमें हमारे बयानात के साथ ही सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। हर लब पे सवाल करती खामोशियां हमारी मजबूरियां हमारी जिंदगी से कूच कब करेंगी? हमारी परेशानियों का इंतकाल कब होगा? हमारे ऊपर मुसल्लत गुर्बत के अजाब को कब मिटाया जाएगा? खामोश लबों से रोने वाले, नम आंखों से हंसने वाले, बंद कानों से सुनने वाले और अपने घरों में जंग होने या ना होने का अंदाजा लगाने वाले और अपने वोट को 2000 रुपए में फरोख्त कर देने वाले बेज़मीर लोग, आज जिनको ये बात मालूम नहीं कि हम पे जो अज़ाबे गुर्बत मुसल्लत है उसकी वजह कोई और नहीं, हम खुद ही हैं। अगर आवाम कसी तादाद और सदाकत मोहब्बत से आरी हो तो दीनी निज़ाम सदाकत के लिए वोट कौन देगा? इस्लाम के नाम पर जमहूरियत का क्याम दरअसल इस्लाम और जमहूरियत दोनों से मजाक है। सदर आली वकार,
अगर यजीद और उसके साथी अक्सरियत में हो तो सदाकत इमाम आली मुकाम के अमल में है। यही बात तो यजीद के मानने वालों की समझ में नहीं आई कि हुसैन तन्हा है, हुसैन सच्चा है, यजीदी अक्सरियत में है और झूठे हैं। सदाकत और इमामत के करबला से गुजरने की वजह यही है कि अक्सरियत वाले कसरत राहे की वजह से भूल गए कि इस्लाम कसरत राय की बात नहीं, अतातो मोहब्बत मुस्तफ़ा की बात है, नफरतों को मिटाने की बात है, हक को सच पर डट जाने की बात है, मोहब्बत का अलम बुलंद कर देने की बात है, जुल्म को देखकर खामोश हो जाने की बजाय सर काटने और कटवाने की बात है, विरदे मुस्तफ़ा और नाराए तकबीर की सदाएं बुलंद करके इन खामोशियों को सूली पे लटकाने की बात है कि हम हर हाल में हक बात का ऐलान करेंगे, हम पैरवी हम बलो नुमान करेंगे, हम अहले जुनू और झुके मौत के आगे, हम जब भी मरे मौत पे एहसान करेंगे, हम जब भी मरे मौत पे एहसान करेंगे। शुक्रिया। बहुत खूब माशाअल्लाह। जो हमारे आज के जो मुकर्रीन हैं वो मुकम्मल हुए और जब तक आप अपने जो है वो कंपाइल करेंगे। मुफ्ती साहब, ये इमाम हम्बल साहब के साथ भी एक वाक़या हुआ था जिसमें उनको भी इसी तरह से कैदोबंद की सोबत से गुजरना पड़ा था, वो क्या था? वो क्या वाक़या? इमाम अहमद बिन हम्बल वक्त के बहुत बड़े इमाम और चारों जो बड़े आइम्मा हैं मुज्तहिदीन उनमें से एक हैं जिनकी फॉलोइंग है जी जी बहुत ज़्यादा फ़िक़्ह में। तो एक इल्मी मसला था, ये जो कुरान पाक है इसके बारे में उनका मौक़िफ़ ये था और आज तक उम्मत के जमहूर का मौक़िफ़ ये है कि अल्लाह का कलाम है, बेशक, तो उसकी सिफत है। तो जिस तरह उसकी ज़ात कदीम है उसी तरह उसकी सिफत कदीम है। बाकी मखलूक़ात ये हादसे बाद में अल्लाह के ऑर्डर से पैदा हुए। वो कहते थे ये मखलूक नहीं है, वक्त का हुक्मरान और उसके कुछ हवारी कसीदा गो, वो मीर जाफ़र और सादिक जिनका बच्चों ने जिक्र किया था ना, वो कहते थे कि नहीं ये मखलूक है और हुक्मरान को भी खलीफा वक्त को भी कायल कर लिया और इमाम के खिलाफ भड़काया। ठीक है। फिर इसके लिए उन्होंने बड़े जतन किए कि इमाम अपना मौके बदल दें, लेकिन उन्होंने नहीं बदला। उन्हें कैद में डाला गया, एक बार नहीं बार बार, और 28,000 कोड़े उनकी पुश्त पर बरसाए गए जी। और जल्लाद ताज़ा दम मंगवाए जाते थे। एक जल्लाद को आर्डर था कि 2 कोड़े मारे से ज़्यादा ना मारे कि उसकी ज़रब हल्की ना हो जाए। हाँ, लेकिन इमाम ने कहा ये जान जा सकती है लेकिन मौक़िफ़ बदल नहीं सकता, ईमान नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल सही। ये है वो रोशन मिसालें जो कि हमारे सामने हैं कि बोल के लब आज़ाद है तेरे। उलमा ये थे, उलमा ये थे जिसको आप समझे, जिन्होंने हक बोला तो उस पर डट गए, हक सच है, और उसके लिए कोड़े खाए, जेलों की सलाखों के पीछे गए, जान दे दी, हक से पीछे हटे नहीं। बिल्कुल सही, बिला वजह माफिया नहीं मांगी। बिल्कुल सही। तो जनाब आप रिजल्ट्स आज की जो तकरीरी मुकाबला है उसके अगर आप अनाउंस कर सकें। हाँ जी, जवाद साहब से कमेंट्स ले लें, रिजल्ट मेरा ख्याल है सेम ही है शायद। ठीक है, जब तक आप देख लें, जब तक आप रिजल्ट जो है वो कंपाइल करते हैं। इसरार चिश्ती साहब, सिखों का भी यही मानना है, सिख जो है ना उनका मानना है कि जो उनकी गुरु ग्रंथ है ना ये उनके आखिरी गुरु हैं, समझते हैं कि ये गुरु हैं और वो उनको गुरुद्वारे में उनका पूरा एक बिस्तर है, मतलब वो शाम को उनको वहाँ ले जाके लिटा, जैसे हम एक जिंदा इंसान होते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये भी हमारे गुरु है, जैसे एक जिंदा इंसान होता है, इसलिए इस तरह से वो उसको भी ट्रीट करते हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं मखलूक की और उसकी, उससे मुझे याद आया कि ये भी जी जनाब क्या इसमें ये है जी कि वो बच्ची बड़ी फेडअप हो गई, हालांकि उसका अंदाज बड़ा अच्छा था जी, लेकिन वो तो और ये हो जाता है, ये कोई इशू नहीं है। हमारे साथ भी बड़ी दफ़ा हुआ है। आपने अगली दफ़ा पूरी तैयारी और कॉन्फिडेंस से आना है। ओवरऑल सारे बच्चे जो हैं बड़ी अच्छी गुफ्तगू इन्होंने किया, बाकी 3 जो कंप्लीट कर पाए बहुत अच्छा। और ये लास्ट में जो बच्ची थी इसका सीक्वेंस धीमा और तसलसल और ये बहुत अच्छी इसने भी गुफ्तगू की है, लेकिन चूँकि बड़ा टफ है उसमें ये बच्चा जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से है, अबू बकर ज़हीर और इस बच्ची में लास्ट, ठीक है, जो सेकंड लास्ट और लास्ट इनके दरमियान कंपटीशन था। अब उसमें मैं सिर्फ एक अर्ज़ कर दूं, गुज़श्ता दिन भी मैंने कहा था कि बच्चों सबसे जो ज़रूरी बात होती है, बुनियादी बात होती है, आपका अंदाज़ जो है जितना भी शौक़ हो, लेकिन अगर मटीरियल आपका मवाद परफेक्ट नहीं है, अकॉर्डिंग टू टॉपिक नहीं है, तो फिर आपको उसमें नहीं रखा जाएगा। दूसरा अदायगी, प्रोनाउंसिएशन जो है इसका खास ख्याल रखना है। अब उसमें ये जो बच्चा था हमारा, अब आप लफ्ज़ बोल रहे थे, उसमें मुझे बड़ा अजीब लगा कि आप जुल्म
कह रहे थे जुल्म, बार बार जुल्म लफ्ज़ है। आप ये आज सीखने का अमल है, आज ये टाइम है, इसमें आपने सीखना है। जुल्म लफ्ज़ की परफेक्शन होनी चाहिए, अदायगी, ये याद रखें। ख़ास तौर पर ये देखा जाता है। इसी तरह कोख लफ्ज़ है और उसको कूख कह रहे थे। एक लफ्ज़ तो आपके लिए बड़ा ही मुश्किल था, आपके लिए जाहिर है वो आपने क्या बोलना था, बड़े बड़े लोग गलत बोल जाते हैं। वो मुरव्वजा लफ्ज़ है जिसको आप पता नहीं क्या बोल रहे थे, मुरव्वजा कह रहे थे ये। लेकिन इसके बावजूद हम दोनों के मुताबिक विनर जो हैं वो आज के अबू बकर ज़हीर हैं। अबू बकर ज़हीर हैं। और मेरा ख्याल है हम दोनों भी यहाँ बैठे जो देख रहे थे और सुन रहे थे, हम आपके फैसले से इत्तेफाक करेंगे। बहुत शुक्रिया आप चारों बच्चों का, ख़ास तौर पे आप पिंडी से तशरीफ़ लाए। आपकी सारी उसका करशी जामे शीरी के ये तोहाइफ जो हैं ये आपके साथ जाएंगे और अल्लाह ताला अल्लाह ज़ोरे बयां और आपका इसमें इजाफा हो। इंशाल्लाह जो क्वालिफाई किए हैं आपसे मुलाकात होगी प्रोग्राम के अगले हिस्से में, जहाँ पर हम अपने सेमीफाइनल और फाइनल राउंड्स की तरफ चलेंगे। सो एक ब्रेक के लिए मुझे अब रुकना है और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद, आप देख रहे हैं A+ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम। और आज रमज़ान मुबारक में ही 1 मई भी है जो कि यौम मज़दूर है। और यौम मज़दूर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीस मुबारका से और अल्लाह ने अपने कलाम में कहा कि अल्लाह जो है मेहनत करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ताला युहिब्बुल कासिबीन, जो कसब करते हैं, मेहनत करते हैं, उनसे मोहब्बत रखता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स हाजिर हुआ और उससे कुछ मांगा, तो उससे आपने पूछा कि तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा जी मेरे पास तो ये मांगने वाला प्याला है और ये कंबल है। आपने उससे वो लेकर बाज़ार भेजा और कुल्हाड़ी का जो फल है आगे वो मंगवाया गया। दस्ता आपने अपने मुबारक हाथों से खुद उसे नस्ब करके दिया और उसे कहा कि जाओ जाकर तुम मजदूरी करो, इसलिए कि ये मांगने से बेहतर है। सो हमारा मज़हब जो है जो ये पैगाम देता है कि मजदूर की मजदूरी, इसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा की जाए। जो खुद खाओ वो उन्हें खिलाओ, जो खुद पहनो वो उन्हें पहनाओ। अपने साथ रखने का, बराबर उनको एक यकसा जो है ज़िंदगी के हकूक़ देने का जो एक हमें हुक्म दिया गया है। बदकिस्मती से जवाद साहब अब हमें अमेरिका, रूस, फ्रांस की रेवोल्यूशंस की मिसालें देखनी पड़ती हैं कि वहाँ पर उन्होंने ये हकूक़ दिए हैं। और हम यहाँ पे जो इस्लाम के नाम लेवा हैं, हमारे यहाँ हर रोज़ यहाँ पे हड़तालें, मुजाहरे जो हैं और बहुत सारे इश्यूज़ पे हो रहे होते हैं। नहीं हो रहे होते तो इस पे नहीं हो रहे होते कि गरीब को उसका हक जो है इस्लाम के असूलों के मुताबिक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मैं तो बल्कि समझता हूँ कि देखिए अभी आपने बड़ी मज़ेदार बात की। अमेरिकन आपने कहा रेवोल्यूशन, फ्रेंच, रशियन, अमेरिकन, और लोगों को ये पता नहीं है कि अमेरिकन वाकई सिविल वॉर भी रेवोल्यूशन थी जी। और उससे पहले भी जो जब जॉर्ज वाशिंगटन के ज़माने में जब इन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी है ब्रिटेन को निकालने के लिए, वो भी रेवोल्यूशन थी। क्योंकि रेवोल्यूशन होती क्या है कि जब आप एक पूरा इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम और वो जिन ताकतों के हाथ में होता है, आप उसको ओवरथ्रो करके अपना सिस्टम लेके आते हैं। और अपना सिस्टम आप क्यों लेके आते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि पिछला सिस्टम तमाम कौम को या तमाम अवाम को वो सब कुछ नहीं दे रहा था जो उनका हक था, तो आप उससे बेहतर सिस्टम लेके आते हैं। बल्कि जो अगर आप मज़ाहिब की तारीख देखें तो तमाम मज़ाहिब अपने अपने ज़माने में इनकलाबी सबसे बड़ी फोर्सेस थे। बिल्कुल, बेशक। अब बाद में क्या किया गया कि मज़हब को सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजियस रिचुअल्स का मजमुआ बना दिया गया, या उस पर बात करके अकीदत और प्यार की बात सिर्फ की गई। असल में तमाम मज़ाहिब के अंदर इनकलाबी पैगाम छुपा हुआ है। अगर आप पूरा इस्लाम को भी देखें तो इस्लाम में रेवोल्यूशन है, 23 साल की स्ट्रगल है, 23 साल की स्ट्रगल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसके बाद वो वापस आते हैं, फतह मक्का करते हैं। मुझे बताएं ना कि 23 साल बाद वापस आके वो भी 10,000 लोग फिर लेके आते हैं। उनको पता था कि 10,000 लोग लेके जाऊंगा तो उसी वक्त फिर लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि उनको पता होगा इतनी बड़ी फोर्स आ रही है। उस जमाने में चंद हजार तो सर नफूस की तो आबादी थी मक्का की, तो इसलिए वो इतनी बड़ी फोर्स लेके आए। फिर उनको पता था कि क्योंकि वो बड़े पीसफुल, आपको पता है, रहमदिल, मेहरबान आदमी थे, तो वो उन्होंने लड़ाई को बचाने के लिए 10,000 लोग खड़े कर दिए वहाँ पे। तो इसलिए हम देखते हैं उसके बाद तो आखिरी खुतबे में क्या कहते हैं कि किसी को अजमी को अरबी पे, गोरे को काले पे, काले को गोरे पे, अजमी को अरबी पे, कोई फौकियत हासिल नहीं है, तमाम इंसान बराबर है। और अगर कोई आगे से किसी की
से आगे बढ़ना चाहता है तो तकवा में बढ़ सकता है। अब तकवा में मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ उसकी दौड़ नीचे की जाने की तरफ होती है, ऊपर जाने की तरफ नहीं होती। तकवा में तो आप चीजें छोड़ रहे होते हैं, आप तकवा में फरगो कर रहे होते हैं, गिव अप कर रहे होते हैं, और आप ये नहीं कर रहे होते कि ये भी ले लूं वो भी ले लूं। तो तकवा में जो दौड़ लगाए लग पता जाएगा कि वो कैसे उसमें दौड़ लगती है। तो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में अगर उलमा कराम को भी अगर हम देखें, सियासतदानों को भी देखें, ट्रेड यूनियनिस्ट को देखें जो मजदूरों किसानों की नुमाइंदगी करते हैं, या मिडिल क्लास की नुमाइंदगी जो करते हैं लोग, मैं समझता हूँ कि इनको एक ही पैगाम लोगों को देना चाहिए कि या तो कॉन्स्टिट्यूशनली दस्तूर के हवाले से, या फिर लीगली, और या अगर इन दोनों से काम नहीं चलता तो फिर अपना जो आपका जमहूरी हक है कि आप सड़क पे आएँ, पीसफुली आएँ और अपने डिमांड्स, अपने राइट्स की करें। ये इस कौम के अंदर जब तक नहीं होगा ना, उस वक्त तक सियासत पूरी जो है ना वो एक जाली और बनावटी सियासत रहेगी। ये सियासत क्या है आजकल? पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नून, तहरीक इंसाफ, इमरान खान, नवाज शरीफ, असद जरदारी, वो तीनों एक ही क्लास के हैं। पार्टी में भी सारे वही लोग हैं, सब उसी क्लास के, अरबपति, करोड़पति, करोड़पति लोग हैं। आम इंसान को ये समझ नहीं आ रही कि ये उनके नुमाइंदगी ही नहीं है, ये उनकी नुमाइंदगी नहीं कर सकते। आम लोगों की नुमाइंदगी आम लोग ही कर सकते हैं। ऐसी पार्टीज बनने की जरूरत है, बराबरी पार्टी इसलिए बनाई है हमने, ऐसी पार्टीज बनने की जरूरत है जिसमें ये लोग आए, सियासी अमल में शामिल हों और मजदूरों किसानों के साथ भी काम करें, सफेद पोस्ट लोगों के साथ भी काम करें, और लीडरशिप उभरे जो कि आखिरकार ये लंबा प्रोसेस है, इतना जल्दी नहीं होगा, चंद साल लगेंगे। लेकिन ये क्या इंग्लैंड में नहीं हुआ? इंग्लैंड में लेबर पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, उसका नाम क्या है? लेबर पार्टी। अगर लेबर पार्टी ना हो वहां पे तो इंग्लैंड का वही हाल हो जो यहाँ हमारा है, क्योंकि वो उसकी नुमाइंदगी भी करती है और उसको प्रोटेक्ट भी करती है। तो पाकिस्तान में अगर ये अमल चलेगा, क्लास मोबिलिटी होगी, तबकाती कशमकश स्टार्ट होगी सियासी लेवल पे, उसके बाद पाकिस्तान बदलेगा, लोग अपने हाथ से पाकिस्तान को बदल सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, रमजान मुबारक का महीना है तो कुछ आपने भी बहुत, आपका भी बड़ा एक कलाम है जो दिल पे, अल्लाह मेरे दिल के अंदर। हाँ जी, तो वो हमें अगर इनायत हो। मैं पहले गा देता हूँ, फिर मैं इसका एक आपको पस मंजर भी बताऊंगा। पस मंजर बताइए। आपने बड़ा अच्छा सॉन्ग जो है वो उसकी बात की है, हमद के दौर में आज ये कर रहा हूँ जी, प्लीज। मेरा हाथ तू ना छोड़ी, मुझे अकेला तू ना छोड़ी, तू जो मेरे साथ मौला फिर चाहे कुछ हो मौला, तू जो मेरे साथ मौला फिर चाहे कुछ हो मौला, सच्चल साईं मेरा अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर, अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर। मुर्शिद मेरे मुझे टोकी ना तू, अपने अंदर मुझे खोने दे तू, पीरा मेरे मुझे रोकी ना तू, मुझे दीवाना होने दे तू, तू जो मेरे साथ मौला फिर चाहे कुछ हो मौला, तू जो मेरे साथ मौला फिर चाहे कुछ हो मौला, सच्चल साईं मेरा अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर, अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर। इसके साथ मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, इसको थोड़े से अगले लेवल पे ले जाती है जहां पे हम आम लोगों की बात करते हैं। खुदा की है दौलत, खुदा की जमी है, कुछ को नहीं उसने सबको ये दी है, बशर जो भी दुनिया में पैदा हुआ है, ये उसकी है दौलत, ये उसकी जमी है। गलत है ये तकसीम खुदा की नहीं है, ये इंसान की अपनी बनाई हुई है। गलत है ये तकसीम खुदा की नहीं है, ये इंसान की अपनी बनाई हुई है। सब कुछ जब रब का है तो फिर ये सब का है, क्यों कुछ ने इस सब पर कब्जा किया है। ये तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है, फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है।
इस तरह मर मर के जीना भी क्या है, ये तकसीम बदलने का वक्त आ गया है। उठो चलो आगे बढ़ो, उठो चलो आगे बढ़ो, जागो मेरे दोस्तों, अपने हक के लिए तुम उठो, बातिल को बातिल कहो जब तक हक सच न हो, किसी के न आगे झुको, किसी से भी तुम ना डरो, है इंसान बराबर सभी, सबका है सब कुछ कहो, मिलकर सब आगे बढ़ो, बदल डालो इस दुनिया को, बदल डालो इस दुनिया को। बहुत खूब, बहुत प्यारा। इसरार चिश्ती साहब, कितना रेवोल्यूशनरी। ये मैं वही कह रहा था कि एक आज के दिन के हवाले से तो एक बहुत ही एक हाँ जी मैंने इसीलिए किया। और ये पता है क्या, ये बुनियादी तौर पे आपने जो अभी बात की है, ये उसमें मज़ा, असल में मज़ा क्या, हकीकत उसकी यही है कि आम इंसान को इदराक नहीं है, ना अपने हुकूक का पता नहीं है, उसको ऐसा उलझा देते हैं हम और लोग। ये पैगाम खुदा है जी, जो ये सब कुछ आपने, ये नबी इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकालने के लिए ही तो आए हैं। बिल्कुल एक अल्लाह की गुलामी की तरफ लेके जाने के लिए। जब आए हैं दुनिया में तो गुलामों को आज़ादियाँ मिली हैं, और वो किस तरह से एक रेवोल्यूशन आई है अरब माशरे में, क्या क्या कदगने थी औरत पे, बच्चियों पे, उनकी पैदाइश पे, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन वो ये बड़ी बात है जब एक आम इंसान को उसका हक का पता हो और उसको उसके हक मिलना चाहिए और वो अपना हक मांगे उस तक ये इदराक पहुंचाना भी एक बहुत बड़ी एक काविश होती है। मैं तो समझता हूँ कि देखिए मज़हब बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, हर एक का अपना अपना होता है, और हर एक का उसके साथ एक अकीदत होती है उसके साथ, और इसीलिए हम कहते हैं कि अपना छोड़ो ना किसी का छेड़ो ना। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि अगर मज़हब आपको, कोई हुक्मरान इसलिए इस्तेमाल करते हैं मज़हब को कि वो इसके थ्रू आपकी आंखें और आपके कान बंद कर दें जी, और वो आपको नम कर दें, आपको एहसास ही ना हो कि हमारे भी कुछ राइट्स हैं, तो ये गलत है। यानी अगर आप प्रैक्टिकल साइड जो उसकी असल इंसानी शक्ल है, जो उसका निज़ाम हयात है, उसको अगर आपने लागू नहीं किया तो फिर आपने क्या मज़हब। वो तो आप लोगों को फिर कहते हैं कि ये आपको ये पैगाम दे रहा है कि अपने राइट्स के लिए खड़े हो, क्योंकि खुदा की जमीन पे आप भी उतने बराबर हो जितने बाकी सारे हैं, तो अपने कम से कम राइट्स तो मांगो। बिल्कुल, ये वो चीज़ है जो जज्बा खत्म हो गया और ये दोबारा आना चाहिए इस कौम के अंदर। बिल्कुल से। आपको पता है आजकल वबा के दिन है, तो हाथ धोने की तरफ हमें जो है बहुत ताकीद है उसकी, और हम लोग भी अपनी ट्रांसमिशन में इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि आप लोग भी मत भूलिए, बाहर जाएं, बाहर से कहीं आएँ तो ख़ास तौर पे, और अगर घर के अंदर भी हैं तो भी कुछ देर के बाद आप अपने हाथ को किसी भी मयारी साबुन से अच्छी तरह से 20 सेकंड के लिए धोएंगे। और अच्छी तरह से मतलब जो है वो पानी ज़ाया करना नहीं है, 20 सेकंड आपने अपने हाथों को साफ़ करने पे लगाने हैं कि आप उसको जो है इतनी अच्छी तरह से साफ़ करें कि कोई ऐसी जगह बाकी ना बचे जहाँ पर कि आपने अच्छी तरह से साबुन जो है नहीं लगाया हो। क्योंकि जो WHO की रिसर्च है वो ये कहती है कि जैसे कोरोना वायरस है, इसके बाहर मौजूद लिपिड की जो लेयर है वो किसी भी साबुन से, जब आप मयारी साबुन से हाथ धोते हैं तो वो घुल जाती है, जिसकी वजह से ये वायरस जो है जो चिपकता है ये हमारी स्किन के साथ, जहाँ से फिर ये हमारे सांस में जा सकता है, इसकी वो चिपकने की एबिलिटी उस लिपिड लेयर की वजह से ये ख़त्म हो जाती है और ये डिज़ोल्व हो जाता है। और ये हमारी जो है हाथों से जब चला जाएगा तो इसका मतलब है कि हमें नुकसान पहुँचाने से भी नहीं नुकसान पहुँचा सकेगा। सो अपने हाथों को ज़रूर साफ़ रखिए, अपने घर वालों को भी इस चीज़ की ताकीद कीजिए, और अपनी ज़िंदगी में सफाई को और हाथ धोने को ज़रूर शामिल कर लीजिए। और अच्छे मयारी साबुन का इस्तेमाल जो है वो हमारी ज़िंदगियों में अब और भी ज़्यादा अहम है कि हम उसके साथ अपनी सेहत की और अपने घर वालों की हिफाजत करें। सो मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, और ये जो वक्त है, जैसे आपको इल्म है कि इस वक्त तकरीबन इफ्तार की तैयारियां जो है वो हर तरफ शुरू हो चुकी होती हैं। सो हमने भी आपके साथ शेयर करना होता है कि आज हमारी तरफ से इफ्तार की तैयारियों में क्या क्या एहतमाम है। सो उसके लिए मैं आपको किचन में लेके चलूँगी, लेकिन ब्रेक पहले लूँगी।
खुशामदीद जनाब, हम इस वक्त अपने किचन में हैं और मेरा ख्याल है इफ्तार का बिल्कुल वक्त हो गया। आज हम लेट आए, आज थोड़ा सा हमारी लेट हो इफ्तारी भी बड़ी क्विक बननी चाहिए। क्या क्या बना रहे हैं आज हम? आज मैं बना रही हूँ चीज़ी मलाई बोटी। ये हम स्कीवर्स में इसको सर्व करेंगे और उसी के साथ साथ मैं बना रही हूँ चिकन कैसेडिया, जो हम सबरोसों के पराठों के साथ सर्व करेंगे और इसको कनौर की केचप के साथ हम प्लेटर में डिश आउट करेंगे। और उसी के साथ साथ हम बना रहे हैं आमंड का रिफान कस्टर्ड टार्ट। ठीक है, तो ये कस्टर्ड टार्ट मैं बनाती हूँ। ठीक है, और ये मैं स्टार्ट कर। ठीक है, और कस्टर्ड टार्ट का मतलब ये है कि सबसे पहले ये चूल्हा जला दीजिए ताकि हम उसमें दूध डालें जो गर्म हो जाए और उसमें फिर हम चीनी डालें और बनाएं। वैसे पता है आपको आजकल ये जैसे लॉकडाउन है, हाँ जी, बेकरीज खास तौर पे ना बंद हैं और वैसे भी बेकरी आइटम्स जो हैं बाजार की बनी हुई चीज़ों से थोड़ा एहतियात ही करनी चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा है कि घर पे रोज़ा कुशाई है, ये कुछ रफ़ान से आप बनाएं, डिज़र्ट्स बनाएं, क्योंकि रफ़ान से सिर्फ डिज़र्ट्स नहीं और भी बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन रफ़ान से बनाए गए डिज़र्ट्स की खूबी है कि बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। और आज तो वैसे भी जुम्मतुल मुबारक है। बिल्कुल, आज और जुम्मे में तो हमेशा स्पेशल ही होता है, आम नॉर्मल डेज में भी। तो आज तो ये रमज़ान का तो रफ़ान बनाए आपकी हर सेलिब्रेशन को ख़ास। सो उसके लिए चीनी आपने अपनी हस्बे जायका जो है वो ऐड कर लेनी है। हमने इसमें थोड़ा सा दूध इसमें ऐड करके वो दूध में कर रहे हैं, पानी में मिक्स करके डाल दें। हाँ जी, पानी में भी किया जा सकता है ना। हाँ, ऑलपर्स का हमने इसमें दूध डाला है। ऑलपर्स जो है उनका कहना है कि खालिस सोर्सेस के साथ बड़े हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के तहत कलेक्शन होती है। फिर UST ट्रीटेड है ये मिल्क, ताज़गी और ग़िज़ाइयत, और उसके साथ साथ इसकी जो लज़्ज़त है उसकी वजह यही है कि UST ट्रीटेड होने के बाद इसको इंतहाई महफूज पैकेजिंग में आप तक पहुंचाया जाता है ताकि ये सेहत बख्श भी रहे, ये खालिस भी रहे, इसके कुदरती अज्जा भी महफूज रहे और उसके साथ साथ ये जरासीम से पाक भी। बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मैं मलाई बोटी का जो है मैरिनेशन लगाई है। इसमें मैंने दही डाला है, चिकन क्यूब्स हैं, इसमें दही है, ऑलपर्स की क्रीम डाली है, उसी के साथ कसूरी मेथी है 1 चम्मच, हरी मिर्ची हैं पीसी हुई 1 चम्मच, लेमन जूस है 1 चम्मच, और उसी के साथ साथ मैंने नमक लिया है हस्बे जायका, चिकन पाउडर हस्बे जायका, इसमें कॉर्नफ्लोर लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून, काली मिर्च ली है और इसको मैं अच्छे से ये मिक्स करूंगी। चिकन के ऊपर दही के ऊपर वो पेस्ट किस चीज़ की है? पेस्ट ये है ग्रीन चिली की पेस्ट, और उसी के साथ कसूरी मेथी है जो ड्राई होती है, वो मैंने इसमें डाली है और इसको मैं अच्छे से ये मिक्स करूंगी। पैन मैंने ऑन कर लिया और इसको मैं इसमें स्कीवर्स में लगाकर इसको तो ये मलाई जो है वो ऑलपर्स की जो आपने मलाई डाली है, हाँ जी, उसकी एक जो नरमाहट है या उसकी एक जो सॉफ्टनेस है वो उससे आ जाएगी। बिल्कुल। आपको पता है बचपन में मेरा फेवरेट स्नैक जो है वो क्या हुआ करता था? वैसे तो मैं मलाई लगा कर ना पराठा कभी मलाई के साथ खाया? नहीं, मैंने मलाई चीनी के साथ पराठा खाया या उसका मैंने वो जो है केक रस जो है ना उनके ऊपर मलाई लगाकर और शुगर लगाकर, वो हम बचपन में बहुत ज्यादा खाते थे। बिल्कुल सही। सो ये कुछ चीजें हैं जो कि, और ऑलपर्स तो इतना इसका रिफ्रेशिंग सा टेस्ट होता है, आप इसको ऐसे भी लगा के वो खाए ना, कुक ना भी करें मलाई को। ये मैं डालडा कुकिंग ऑयल के अंदर मलाई बोटी को ये स्कीवर्स मैंने इसमें बिल्कुल सही। एंड इसमें हमने ये जो मैं बना रही हूँ, यानी जो मैविश बना रही है लेकिन हेल्प में कर रही हूँ, उसमें बादाम डाला है, मक्खन डाला है और ये बिस्किट्स जो हैं ये हमने चूरा करके इसमें डाल देने और इस चूरा को हम अच्छी तरह से एक इसका वो बना लेंगे मलगूबा, ताकि ये हम नीचे लगा सकें। मैविश क्विकस्ट रेसिपी जो आपने इफ्तार बनाया हुआ है वो कितनी देर में बनाया हुआ है? क्विकर जो है वो तकरीबन मैंने 15 मिनट में बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि सही से फिट नहीं हुआ? हाँ जी, इसको बिल्कुल लॉक करना पड़ेगा। 1 सेकेंड मैं लॉक कर देता हूँ। इसको कहते हैं जिसका काम उसी को जिसकी मशीन होती है ना उसी को पता होता है कि वो कैसे फिट इन होगी। मैं ये कर ग्लव्स उतार दूँ। तो हमारी मशीन जो है वो थोड़ा सा हमसे तवज्जो मांग रही है। बिल्कुल ऐसे। आई थिंक थोड़े से ना जो बिस्किट हैं वो कम करने पड़ेंगे। नहीं बिस्किट ठीक है, उनकी जो डायरेक्शन है बस ठीक है।
अच्छा अभी भी ना, चलो मैं थोड़ा सा बिस्किट निकाल देती हूँ। ओके आप अच्छा पता है जब जल्दी हो ना आपको तो चीज़ें ऐसे हो रही होती हैं। बिल्कुल। जितनी जल्दी होती है उतना आपका मसला जो है थोड़ा सा अटक रहा होता है। हाँ जी बस इसको फिट हो जाना चाहिए। अभी भी नहीं हुआ, लाइन दे मैं उधर से करती हूँ। आप उतनी देर वो कस्टर्ड देख लें। हाँ और कस्टर्ड में हम डालेंगे स्ट्रॉबेरी, चूँकि आजकल उसमें है सीज़न में, और हमने स्ट्रॉबेरी ही साथ इसके ऐड की है, तो हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ही कस्टर्ड ले लेते हैं। और ये रफ़ान की सबसे मज़ेदार है, इसमें इतने फ्लेवर्स। कितना थिक बनाना है कस्टर्ड, या थोड़ा सा थिक बनाएंगे, तो मैं इसको सारा ही इधर टर्न कर रही हूँ। और यहाँ पर ये तो जल नहीं रहे, ये इसी तरह से बनेंगे। आप फ्लेम ऑफ कर दें, मैं उसको कर देती हूँ। अच्छा लेकिन आपने इसमें सिर्फ मलाई लगाई है और ये इतनी सॉफ्ट बोटियाँ लग रही हैं। घर में अगर हम बनाएं तब तो सिर्फ मलाई लगाने से, इसको टेंडराइजर लगाना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल, काफ़ी कुछ लगाना पड़ता है। और इसमें आप ये देखिए जस्ट हमने इसमें ऑलपर्स की क्रीम डाली है। हमने क्या किया है जिससे जल गया? इसमें एक्चुअली वो जो बादाम थे उसके कटर के नीचे आ गए। अच्छा देखिए ऑलमोस्ट एक ना ये वो होती है मलाई बोटी के अलावा भी एक ग्रीन वो होती है। बिल्कुल, वो जो ग्रीन होती है अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा कसूरी मेथी ज़्यादा ऐड कर दें तो भी हो सकती है। और उसमें हम धनिया भी जो है वो ग्राइंड करके ऐड करते हैं, तो वो। तो अब मैं इसमें स्ट्रॉबेरी जो कस्टर्ड है रफ़ान का वो ऐड कर लेती हूँ। अब हम इसको गाढ़ा कर लेंगे थोड़ा मज़ीद। ये देखिए नविश, गाढ़ा ठीक है या और भी गाढ़ा करना है? नहीं मेरे ख्याल में काफ़ी है, अभी थोड़ा सा कुक भी करेंगे तो ये और हो जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसको हम ऊपर रख के अब थोड़ा सा मज़ीद कुक कर लेंगे ताकि गाढ़ा हो जाए। जो मैविश ने बनाया है उसको क्या करना है? उस क्रस्ट को हम सबसे पहले अपनी डिश में लगाएंगे और उसके ऊपर उसको पहले स्पून से इक्वल कर देंगे। करने के बाद हम ये जो कस्टर्ड है उसके ऊपर पोर कर देंगे और इसकी गार्निश करेंगे स्ट्रॉबेरीज के साथ। बिल्कुल सही। तो ये कस्टर्ड जो है इसको थोड़ा सा हमने पका लेना है जी, ताकि इसकी जो बस अभी ऑलमोस्ट डन है। और ये आपकी बोटी कहाँ तक पहुँची? ये मलाई बोटी बस इसका मैंने कवर करना है 5 मिनट के लिए। ये 5 मिनट में कवर होगी। इसके ऊपर मैं चीज़ के जो स्लाइसेस हैं वो लगाऊंगी और साथ में मैं लगाऊंगी इसमें ये मैंने चॉप किया हुआ प्याज, कैप्सिकम और टमाटर हैं। इसको इसके ऊपर गार्निश करके इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। बिल्कुल सही। कस्टर्ड हमारा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया। तो मैं इसके नीचे आग बंद कर रही हूँ ताकि हम यहाँ पर अपना जो है वो लगा सकें। डालडा की हमने बात की थी और डालडा का जो एक खुसूसी एक कुछ जायका सा उसका एक होता है एहसास, उसके साथ साथ उसकी जो खुशबू है जो उसको मतलब जिसमें हीट का एहसास नहीं होता। आप जब उसमें कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसका अपना जायका और इसका खालिसपन जो है वो फिर हमें एक अच्छे जायके के साथ साथ मुज़र सेहत, कोलेस्ट्रॉल से पाक एक प्रोडक्ट देता है जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी है। और उसके साथ साथ चूँकि उसमें कुदरती जो ग़िज़ाइयत है तेल की वो भी महफूज होती है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी प्लांट है जिस पर ये तेल जो है ये तैयार किया जाता है। तो उसकी वजह से हमें उसका जायका और सेहत दोनों इकट्ठे मिलते हैं। कितना ये क्रीमी सा हो गया इस मक्खन की वजह से। सॉल्टेड बटर लेना हो गया और ये अच्छे से पोर भी हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको कवर कर दिया है। हमारी जो मलाई बोटी है पैन में तकरीबन 5 मिनट और लेगी और दोनों तरफ से कुक होके ये बिल्कुल गल भी जाएगी। और इसको हम लास्ट में चीज़ के स्लाइसेस लगा के डिश आउट करेंगे। और इसी के साथ मैं इसको थोड़ा सा आपकी तरफ कर देती हूँ। हाँ ठीक है, इधर करना है। और इस तरफ मैं जो अपनी दूसरी रेसिपी है उसको ऑन करती हूँ। अच्छा, कभी आपसे कोई चीज़ ख़राब भी हुई है? हाँ, अक्सर अगर आप बहुत जल्दी में काम करें तो कुछ ख़राब हो जाता है। हाँ। लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत रेयर। ठीक है, जब मूड ना हो बिल्कुल भी। अच्छा, ये रफ़ान कस्टर्ड और इस तरह की चीज़ों ने कितना सहूलत कर दी हुई है कि हम फौरी तौर पर
अब ये डिज़र्ट जो हम बना रहे हैं, क्या नाम है इसका? ये डिज़र्ट है आमंड कस्टर्ड टार्ट। और इसमें देखें हमें बादाम भी मिल गया, कस्टर्ड का एक वो जो एक फिनिश है प्रोफेशनल सी वो भी मिल जाएगी, स्ट्रॉबेरी का जायका जो है वो भी साथ मिल जाएगा। और बड़ा कलरफुल है, आपका जो दस्तरखान है वो बड़ा रंगीन आएगा इस पे। अगर आप इसको शेड करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का आएगा। ऊपर से कस्टर्ड भी बड़ा थिक है और स्ट्रॉबेरीज तो फ्रूट्स तो वैसे ही बड़े मतलब रमज़ान में रोज़े के टाइम पे बड़ा गरम गरम डाल दूँ कस्टर्ड इस पर? हाँ जी, गरम डाल दीजिए। उसके बाद हम इसको ठंडा करेंगे फुल, और इसके ऊपर हम स्ट्रॉबेरीज की अगर आप अभी भी गार्निश कर दें तो इस ओके। डूबना शुरू हो जाएंगे अभी तो, क्योंकि कस्टर्ड अभी बिल्कुल गर्म है ना। ठीक है, अगर मैंने कोई स्ट्रॉबेरी डाली तो वो देखें इसके अंदर चली जाएगी। हाँ जी, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए ताकि ये अपनी एक शेप जो है वो मेंटेन कर ले। लेकिन कुछ हम स्ट्रॉबेरीज इसके अंदर डाल देते हैं ताकि वो हमारी एक लेयर जो है वो सिर्फ गार्निश पे ना आए, बल्कि एक लेयर इसके अंदर हमें स्ट्रॉबेरीज की मिल जाए, जो कि इसमें हमें टेस्ट ही इसका। देखिए आपने खुद से इतनी अच्छी गार्निश कर ली इसकी। मैंने वेरिएशंस हैं। हाँ, अब ये देखिए मैं चिकन कैसेडिया भी साथ साथ रेडी करी हूँ। इसका चिकन ये मैंने स्ट्रिप्स कटिंग में चिकन लिया है। इसमें मैं 1 टेबलस्पून के करीब क्रश चिली ले रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी 1 चम्मच के करीब है। और इसके साथ साथ 2 चम्मच है सोया सॉस के। उसी के साथ मैं ले रही हूँ ऑरिगेनो ड्राई, आप लेंगे 1 टेबलस्पून। चिकन स्ट्रिप्स, दड़ा मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, ऑरिगेनो पाउडर जो है ड्राई वो। साथ में मैं लूँगी पेपरिका। ये पेपरिका जो स्पाइस है ये चिली नहीं है, मतलब इसका जस्ट कलर आता है। ठीक है। और हम लेंगे लाल मिर्च करीब 1 टेबलस्पून के करीब। और इसी के साथ साथ ब्लैक पेपर 1 टीस्पून एज पर टेस्ट। और जो कैसेडिया है वो हमारा थोड़ा सा टेंगी होता है, तो ये लेमन जूस है 4 से 5 टेबलस्पून। ठीक है। अब मैं इसको कुक करूँगी। जैसे ही ये कुक हो जाएगा तो मैंने ये जो सबरोसो के पराठे हैं इसको मैंने ऑलरेडी ये देखिए तवे पर मैंने इसको कुक किया। इसको मैंने बिल्कुल ऑयल नहीं लगाया क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी घी लगा होता है। इसको मैंने कुक किया। मैं इसके अंदर ये चिकन लगाऊंगी, इसके ऊपर चीज़ लगाऊंगी और इसको तवे पे कुक करके 1/2 करूँगी। 1/2 करूँगी, यानी 1 को 2 में हिस्सों में तक, यानी कि 2 पराठे लूँगी, उसके अंदर फिलिंग करूँगी, उसके ऊपर चीज़ लगाऊंगी, वो चिपक जाएगा और उसको 1/2 करूँगी। ओके, बिल्कुल सही। और यहाँ पे हमारी मलाई बोटी को इसके ऊपर से ढक भी दिया है। हाँ जी। और होपफुली ये उतनी ही नरम होगी जितनी कि हम बाजार से लेते हैं और खाते हैं। और इसमें भी हमने सिर्फ चिकन क्यूब्स डाले थे, जो कि थाई पीस भी हो सकता है, ब्रेस्ट पीस आप भी। कोई भी चिकन का कोई भी पार्ट ले सकते हैं। अगर आप थाई के ले रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। और जो आपने हरी मिर्च की पेस्ट बनाई हुई है वो सिरके में बनाई हुई है, पानी में नहीं, वो जस्ट पानी में थोड़ा सा पानी लिया है, हरी मिर्च की पेस्ट है और कसूरी मेथी जो है जो इसकी स्पेशलिटी है। और साथ साथ में जो ऑलपर्स की क्रीम है जिसकी वजह से ये सॉफ्ट है। बिल्कुल सही। और नमक है, चिकन पाउडर है, काली मिर्च है, बिल्कुल दैट्स इट। तो ये सब कुछ डाल के हमने मिक्स करके अच्छी तरह, दही भी डाला था थोड़ा सा। हाँ जी, दही, ऑलपर्स की क्रीम है, कसूरी मेथी है, हरी मिर्च है, साथ में नमक है, चिकन पाउडर है और कॉर्नफ्लोर के 2 चम्मच हैं जो इसको बाइंड करेंगे, जो क्रीम को बोटी के साथ चिपका देंगे। और साथ में काली मिर्च। बिल्कुल सही। तो ये हमारी रेसिपीज का एक ओवरव्यू अगर आप बनाना चाहें खुद से। और ये कितनी देर में तकरीबन? ये तकरीबन 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। इसको हाई फ्लेम पे आपने कुक करना है ताकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी पानी ना छोड़ दे। जो इसके हमने इसमें लेमन जूस है, दड़ा मिर्च है, नमक है, चिकन पाउडर है, साथ साथ मैंने इसमें ऑरिगेनो जो है ड्राई वो डाला है, पेपरिका है, वो डाल के मैं इसको कुक कर रही हूँ। जैसे ही कुक करूँगी ये जो वेजिटेबल्स हैं, कैप्सिकम है स्लाइसेस में कटी हुई, वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको सबरोसो के जो पराठे हैं उसमें फिल करके चीज़ लगा के ऊपर से कवर करके फिर मैं इसको 1/2 कर दूँगी और इसको मैं सर्व करूँगी कनौर केचप के साथ। बिल्कुल से आपको हमारे इफ्तार टेबल पे नजर आएगा। सो जब कैमरा दिखाए तो आप इसकी देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन और शक्ल और सूरत जो है वो कैसी है। ओके, वी आर डन हियर। यस। सो मुझे लेनी है एक ब्रेक और ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात। रहमत माहे कामिल मेरा रमजान है, हिलाले नो से लेकर ताहुल रमजान करीम, रमजान करीम अता करदा रिस्क से इफ्तार किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह हय्य अला सलाह हय्य अला सलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है कि इब्ने आदम ने रोजे के सिवा हर अमल अपने लिए किया और रोजा बिलखुसूस मेरे लिए रखा और उसकी खुसूसी जजा मैं दूंगा। खुशामदीद A+ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में। मैं सोच रही थी रमज़ान करीम का हम कितना इंतज़ार करते हैं, एक साल से दूसरे साल तक कि रमज़ान गुजर गया, अगले रोज़े कब आएंगे, और जब शुरू होते हैं तो पता भी नहीं चलता। आज 7वां रोज़ा है और पहला अशरा जो है वो इख्तिताम की तरफ पहुंचने वाला है, यानी पहले 10 दिन जो हैं जिसमें पहला जुमातुल मुबारक आज, और यकीनी तौर पर आपने बहुत सारी दुआएं की होंगी। हमारी दुआएं आपकी दुआओं के साथ साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़मान में रखे, सेहत आफियत और तंगदस्ती से जो है वह निजात दे और हमें अपनी तमाम अच्छी नेमतें जो है वह नसीब फरमाए। मेरे साथ आज दोनों बड़े प्यारे मेहमान बैठे हुए हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं खाना काबा की तामीर और उसकी तारीख से मुतालिक आपको वाक़या सुनाऊंगी, आज नहीं सुना सकी, लेकिन कल की ट्रांसमिशन में इंशाल्लाह मैं खाना काबा की तामीर पहले दिन से लेकर और उसके बाद जब जब उसकी तामीर और उसके साथ साथ जो जो वाक़यात और तारीख जुड़ी है वो आपके साथ शेयर करूँगी। जनाब इसरार चिश्ती साहब, वालिद साहब का जब जिक्र हो तो उनका कोई याद ताज़ा करें, कोई उनका सुनाया हुआ कलाम भी अगर आप सुना सकें। अब्बा के अंदाज में उनके वैसे आपने बिल्कुल ना एक अलग, आपने नहीं सोचा कि आप नात ख़्वानी सना ख़्वानी का जैसे लोग करते हैं प्रोफेशनली कि सिर्फ वही करते हैं, आपने वो नहीं किया?
नहीं, प्रोफेशन एज नहीं है, ये ड्यूटी है सरकार की। मेरे अब्बा ने भी सारी ज़िंदगी, ही वॉज अ बिजनेस मैन, वो कारपेट मैन्युफैक्चरर थे पाकिस्तान के बहुत बड़े। तो उन्होंने नात लिखते थे, नात पढ़ते थे। इवन एक वक्त पे आके उन्होंने वो सारा कारोबार भी जो है वो छोड़ दिया और सिर्फ सरकार की नात। लेकिन कोई ना कोई उसको ये नहीं होता था कि प्रोफेशनली कभी पैसों के लिए नात वो पढ़ते थे या उसको डिमांड होती थी कि जी मैं आऊँगा वहाँ तो मेरे, ऐसा कुछ भी नहीं। और हमें भी उस बात की तरबियत नहीं दी गई। ठीक है। और नात का एक ऐसा असलूब दरियाफ्त किया और ऐसा असलूब बनाया या ये सरकार की नवाजिश हुई कि हैरानी की बात है कि आप एक गज़ल सुनते हैं तो गज़ल के अपने लगाव होते हैं, ठुमरी है, ठुमरी के अपने इरादे होते हैं, काफ़ी के अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं, हर चीज़ का एक अपने होते हैं। उनकी नात में अगरचे सुर और वो चीज़ें थी शामिल, यानी कि कोई राग होगा, कोई उसका स्केल होगा, लेकिन उसके अंदर इश्क जो था वो ऊपर होता था और उनके अलाप से पता चल जाता था कि ये नात है। उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप किया कि जिसको दुनिया में कहीं भी सुना जाए, चाहे अल्फाज अभी नहीं भी होते तो पता चल जाता है कि ये नात है। तो ये स्ट्रक्चर उनके जो हैं ये बड़े एक ख़ास अंदाज है। कौन सा कलाम आज़म चिश्ती उनकी साहब बड़ी का मारूफ नात है कि ऐसा कोई महबूब ना होगा ना कहीं, वो मैं उसके एक दो शेर सुना। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं के बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, वो बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। मिलता नहीं क्या क्या तो जहां को तेरे दर से आका मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से एक लफ्ज नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है, बस एक लफ्ज नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है, लफ्ज नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है। दिल गिरिया कुना और नजर सूए मदीना,
गुनाह और नजर सुए मदीना आजम तेरा अंदाज तलब कितना हंसी है आजम तेरा अंदाज तलब कितना हंसी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अंदाज। और गला थोड़ा सा खराश आ गया अभी, वो पानी वो खा के नात के बाद चाट वगैरह खाई, नात के बाद ना तालियां नहीं बजा सकते। नहीं, लेकिन आपने जो ऐसे किया है ना, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा। अच्छा, आपने जगह और जो है वो कुछ हजरत आजम चिश्ती साहब से अलावा भी कहीं नहीं, उन्होंने जगह हाँ कुछ अलावा थोड़ा सा कुछ हो जाता है वो आप उसमें, लेकिन वो एक प्योर उनका ज्यादा तरबियत भी है कि कोई आप मतलब कि उन्होंने आपको सिखाया है बाकायदा ये कोई फन्ने सना? नहीं, देखिए सबसे पहले अदब से शायरी भी करता हूँ, तो नात जब मैं लिखता था बचपन में, हम शेर कहते थे मैं और मुझसे बड़ा भाई, तो शायरी करते थे, गज़ल वगैरह भी कहते थे, तो उनको दिखाते रहे। तो मैंने नात के कुछ ना लिखने की जसारत की, तो उनको दिखाया तो मना कर दिया। उन्होंने कहा अभी नात नहीं लिखनी, उन्होंने कहा नात अभी नहीं लिखनी, अभी आप अनीस से लेके फैज़ तक और फैज़ से लेके शकीब तक सब लोगों को पढ़ो, और जब तक ये मेरा जितना लाइब्रेरी है इसको पढ़ लो, अरबी, फ़ारसी, उर्दू, पंजाबी तमाम लफ्ज़ों से तुम्हारी शनासाई जब तक नहीं हो जाती और लफ्ज़ की हुर्मत से तुम वाकिफ़ नहीं हो जाते, नात नहीं लिखनी। वाह, कितने घर होंगे जवाद साहब जिसमें लाइब्रेरीज होंगी? हमारे घर में तो इनके तो हाँ प्रोफेसर हैं दोनों, वालिदैन, वो तो है। लेकिन आपको बताऊं, अगर लाइब्रेरीज होंगी ना घरों में, तो फिर जो बातें कर रहे हैं सारी, सबसे पहले आपके अंदर, क्योंकि आप जो पढ़ते हैं ना, बहुत ज़्यादा अलूम पढ़ते हैं और दुनिया जहान के पढ़ते हैं, तो आपके अंदर टॉलरेंस आती है, सबसे पहले ये आती है, और एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड आता है कि जिसमें आप तमाम लोगों को बर्दाश्त करना, उनके अकीदे, उनके फ़लसफ़े, उनके ख्यालात, आप उनको बर्दाश्त करने की, एब्जॉर्ब करने की ताकत महसूस करते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि लोगों के पास लाइब्रेरीज हों और किताबें लोग पढ़ें, बहुत ज़रूरी है। और आप देखें, अगर हम अपनी किताबें, ये जिसके नज़ुल का महीना है कुरान हकीम का, तो वो भी आपको एक पूरा ओवरव्यू कराता है, हिस्ट्री का भी, तारीख का भी, मुख्तलिफ सल्तनतों का, एम्पायर्स का, मुख्तलिफ रिलीजन्स का, मुख्तलिफ लोगों का, मुख्तलिफ शख्सियात का, उनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स का एक पूरा रिव्यू कराते हुए अल्लाह ताला जो है वो अपने अहकामात और अपनी जो मामलात हैं उनको बयान करता है। तो जो आप कह रहे हैं कि हम अगर उसको पढ़ें तो एंड हासिल यही होता है कि आप एक बेहतर इवॉल्व्ड इंसान जो है वो बनते हैं। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का, बहुत शुक्रिया इसरार चिश्ती साहब आपके भी तशरीफ़ लाने का और आपके हमारे साथ रहने का। दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, हमारे लिए जो आजमाइश का, मुश्किल का सिलसिला है, घरों में रोज़गार शुरू हो, घरों का चूल्हा जले और हर इंसान जो है वो दोबारा ज़िंदगी और खुशी की तरफ लौट सके। आमीन। कल फिर आपसे मुलाकात होगी दोपहर 3 बजे और इंशाल्लाह इफ्तार तक मुलाकात का सिलसिला जो है वो रहेगा। उस वक्त तक मैं तो आपसे इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाते जाते इस्तार चिश्ती साहब, कोई एक नात रसूल मकबूल या कोई एक और हमदिया कलाम जो आप अपनी एक नात मेरी लिखी हुई, उसके चंद अशार मैं पेश करूँ। यूं तो मालूम नहीं क्या है हकीकत अपनी, यूं तो मालूम नहीं क्या है हकीकत अपनी, यूं तो मालूम नहीं क्या है हकीकत अपनी, मुस्तनद है दरे हसान से निस्बत अपनी, मुस्तनद है दरे हसान से निस्बत अपनी, कोई पूछे तो हवाला तेरा
तेरा दे देते हैं, कोई पूछे तो हवाला तेरा दे देते हैं। यूं तेरे नाम से हो जाती है इज्जत अपनी, यूं तेरे नाम से हो जाती है इज्जत अपनी। नात हो शेर हो नगमा हो सनाखानी हो, नात हो शेर हो नगमा हो सनाखानी हो। नात हो शेर हो नगमा हो सनाखानी हो। उन तक आवाज तो पहुँचे किसी सूरत अपनी, उन तक आवाज खुद को कहते हो गुलाम शहबतहा असरार। जाओ आईने में देखो जरा सूरत, उन खुद को कहते हो गुलाम शहबतहा असरार। जाओ आईने में देखो जरा सूरत अपनी, यूं तो मालूम नहीं क्या है हकीकत अपनी। मुस्तनद है दरे हसान से निस्बत